यह कहानी चोर राजू की उसकी हर रात चोरी के लिए बनी थी, मगर रात तो सबकी होती है। उसके साथ की वो रात किसी और की थी। रात थी पर चांदनी रात नहीं। चोर राजू एक घर की खिड़की को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी पीठ पर एक बैग टंगा हुआ था। घर के चारों ओर आंगन और बाउंड्री थी। राजू ये काम एक लोहे की छड़ से कर रहा था, जिसे उसने खिड़की के नीचे की ओर से अंदर की ओर कर रखा था। राजू एक जोर का हाथ मारता है और अंदर से खिड़की खुल जाती है। राजू इधर उधर देखता है और अंदर कूद जाता है। अंदर आते ही राजू खिड़की वापस बंद कर देता है। अपने बैग में से वो एक काला कपड़ा निकालकर उसे खिड़की के ऊपर रख देता है और टॉर्च जला लेता है। कपड़ा टांगने का मतलब यही कि बाहर रोशनी न जाए। राजू को जब कहीं कुछ नहीं मिलता तो वो हताश हो जाता है। आज का दिन ही खराब है। जो इस मनहूस घर में चोरी करने आया, कुछ भी नहीं है यहाँ। राजू सिगरेट निकालकर पीने लगता है। जलाने के लिए लाइटर का यूज करता है। चल भाई राजू, कोई और ठिकाना ढूंढा जाए। इसी के साथ राजू काला कपड़ा उतारकर बैग में रखता है और खिड़की खोलता है, लेकिन खिड़की नहीं खुलती। ये खिड़की क्यों नहीं खुल रही? राजू और कोशिश करता है, लोहे की छड़ से खोलने की कोशिश करता है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? हंसने की आवाज सुनकर राजू बुरी तरह से डर जाता है। राजू चारों ओर टॉर्च मारता है। तभी एक अनदेखा फोर्स उसे तेजी से एक कमरे में खींचकर ले जाता है। कमरे में आते ही कमरा तेजी से बंद हो जाता है। राजू बुरी तरह से डरा हुआ है। कमरे में आते ही वो फोर्स उसे छोड़ देता है। उसके छूटते ही वो फर्श पर पीछे खिसककर दीवार से लग जाता है। टॉर्च जल रही होती है और वो बड़बड़ाने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं ये घर भूतिया तो नहीं? राजू का डर सही था। वो घर वाकई में भूतिया था। उस घर पर एक आत्मा का राज था, जो सालों से उस घर में किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उस रात उसका इंतजार पूरा हुआ था। राजू लगातार कमरे में डरा सहमा इधर उधर टॉर्च मार रहा था। देखो देखो, तुम जो भी हो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा यहाँ। तभी वहां एक लड़की प्रकट होती है, जिसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे जैसे कोई लाश सूख गई हो। राजू उसे देखकर बुरी तरह चीखता है। डरने और चीखने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे जाने दूंगी। बस तू मेरे 2 काम कर दे। तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। मुझे जाने दो बस। पहला काम, तुम्हें इस आदमी को हर हाल में यहाँ लाना है, और दूसरा, इस औरत को यहाँ बुलाना है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। भूतनी राजू को 2 फोटोग्राफ देती है। आदमी के फोटो के पीछे उसका एड्रेस लिखा है। वही महिला की फोटो के पीछे उसका फोन नंबर लिखा होता है। रुको, तुम इन्हें लाने जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे आने तक तुम्हें अपनी जगह अपनी किसी करीबी को यहाँ छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। फोन लगा। राजू को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिर में वो फोन लगाता है। हेलो, रश्मि? चोर राजू की सबसे करीबी उसकी पत्नी ही थी, इसलिए उसने उसे ही बुलाया। पत्नी खिड़की से घर में और फिर कमरे में आती है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ, इस उजड़े चमन में? तभी राजू के पीछे वो भूतनी आ जाती है, जिसे देखकर रश्मि चीखने लगती है। तभी भूतनी उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है।
ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो इसे, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, इसे मत मारो, इसे मत मारो। परेशान मत हो, बस यही देख रही थी कि तू जिसे यहाँ छोड़कर जा रहा है वो सच में तेरी करीबी है कि नहीं। अब जा, जल्दी से फोटो वाले आदमी को लेकर आ, कैसे भी करके ला, पर लेकर आ, और उस औरत को फोन करके ही बुला लेना। माँ है वो मेरी, इस घर का जिक्र करोगे तो आ जाएगी। भूतनी छोड़ देती है। रश्मि बेहोश हो जाती है। ठीक ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वैसा कर दूंगा। तुम बस प्लीज मेरी वाइफ को कुछ मत करना, मैं जा रहा हूं। तभी दरवाजा खुल जाता है और वहीं से खिड़की भी खुल जाती है। राजू पागलों के जैसे आधी रात में उस आदमी का घर ढूंढ रहा था। राजू फोटो के पीछे लिखे एड्रेस से लोगों के घरों का नंबर चेक करता है। फोटो के पीछे सुंदर नगर 12/48 लिखा हुआ होता है। एक जगह टॉर्च मारता है तो वहां 12/36 लिखा हुआ होता है। थोड़ा आगे जाता है, फिर टॉर्च मारता है, वहां 12/48 लिखा हुआ होता है। साथ में लिखा होता है राम निवास। राजू अपने बैग से देसी कट्टा निकालता है और हाथ में पीछे करके अंदर तक जाता है। बेल बजाता है। 2 बार बेल बजते ही एक आधी नींद में आदमी बाहर आता है। जी कहिए। सुनील जी से मिलना है। मैं ही सुनील हूं, कहिए। नाम कंफर्म होते ही राजू सुनील के सर पर देसी कट्टे के पिछले हिस्से से वार कर देता है। सुनील उसकी बाहों में झूल जाता है। राजू अपना फोन निकालता है और लेडी से बात करने लगता है। हेलो, मेरा नाम राजू है। इस वक्त मैं आनंद नगर के घर में कैद हूं। आप नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। राजू सुनील को एक बाइक पर बांधकर लेकर निकल जाता है। राजू उसे खिड़की से अंदर लाता है और खींचते हुए कमरे में ले जाता है। ये लो भूतनी जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब जाने दीजिए मुझे। वो औरत भी आने वाली होगी। वो भी आ गई है। एक लेडी और घर का ताला खोलकर अंदर दाखिल होती है। अंदर आते ही वो लाइट जलाती है। कौन है? कौन है अंदर? किसने फोन किया था मुझे? कमरे से आवाज आती है। माँ, मैंने बुलाया है आपको। मैं अपने ही कमरे में हूँ माँ। आवाज सुनकर माँ परेशान और हैरान हो जाती है। वो दौड़ती हुई कमरे में जाती है। नीलू। कमरे में उसे राजू, उसकी बेहोश बीवी और सुनील मिलते हैं। वहीं भूतनी खड़ी होती है। नीलू नाम लेते ही भूतनी एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है। हाँ माँ, मैं तेरी नीलू। तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कितना ढूंढा तुझे मैंने। तुम जिंदा हो? मगर मैंने तो तुम्हें अपने हाथों से मारा था। यही। सुन लिया माँ, मेरे मंगेतर ने ही मुझे मारकर इस पलंग के नीचे दफन कर दिया, क्योंकि मैंने इसे जबरदस्ती करने से रोका था। तब इसने मेरे विश्वास को चीरा था। अब मैं इसे चीर दूंगी। अब मैं आजाद हूँ माँ, अब मैं आजाद हूँ। चलती हूँ माँ। इतना कहकर नीलू फिर से भूतनी बन जाती है और अपना हाथ सुनील की ओर करती है और गर्दन टेढ़ी करती है। सुनील दीवार से जाकर चिपक जाता है और उसका हाथ मुड़कर टूट जाता है। फिर टांगे भी मुड़कर टूट जाती हैं। उसका मुंह टेढ़ा और बड़ा सा फट जाता है। भूतनी गायब हो जाती है। वहां कमरे में रोती माँ, हैरान राजू और बेहोश राजू की पत्नी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए कहता हूं, बुरा कर्म करने से पहले सोच लो। अगर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा तो क्या सह पाओगे?
सदियों से एक कहावत हम आए दिन सुनते आए हैं कि इंसान जो बोता है वही काटता है। इस बात का मतलब यह है कि कर्मा घूम फिर कर वापस आता है और हर बुरे कर्म का मूलधन और ब्याज सब वसूल लेता है। सालों से दिल्ली में रहने वाले अभय को बेंगलोर की एक आईटी कंपनी ने मैनेजर पोस्ट नौकरी पर रखा है। उसी सिलसिले में अभय अपने परिवार के साथ दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि इनके परिवार का कर्मा इनसे सवाल जवाब करने वाला है, जहां होगा मौत का खूनी खेल। शीला, ध्यान से अलार्म लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो हम सोते रहें और स्टेशन छूट जाए। डोंट वरी पापा, आपकी बेटी ने आपका ये काम आधे घंटे पहले ही कर दिया है। पूरे 4 अलार्म लगाए हैं। थैंक यू बेटा, एक तू ही है जो हर काम सही करती है। तेरी माँ के ऊपर कोई काम छोड़ दो तो समझो गई भैंस पानी में। कुछ ज्यादा नहीं हो गया अभय? गुड नाइट। पानी है क्या? कौन है भाई? अभय, क्या हुआ? पापा, आप ठीक हैं? खून 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 खून। पापा, पापा आंखें खोलिए पापा, क्या हुआ? अभय, कैसा खून? खून खून। अभय होश में आओ। अभय! शीला, आकृति, वो यहाँ एक लड़की थी, उसने उसने खून खून की उल्टी की मेरे ऊपर। खून की उल्टी? मगर यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है भाई साहब ने कोई बुरा सपना देख लिया है। पानी पिलाइए इन्हें। हाँ हाँ, लीजिए, पानी लीजिए। बहुत 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 डरावना सपना था। सपनों का क्या है साहब, कभी हंसाते हैं तो कभी डराते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम काल है, अगला ही स्टेशन है मेरा, अरसिरकेरे जंक्शन। कुछ लोगों से मिलना है वहां। वैसे आप कहाँ उतरने वाले हैं? हम तुमाकुरु उतरने वाले हैं। मेरे स्टेशन से अगला स्टेशन ही है, लेकिन संभल कर, वहां एक चुड़ैल भूत का साया है। किसी ने भी कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने कभी किसी का गलत नहीं किया है। मेरा स्टेशन आ गया, जल्दी मिलते हैं। ये आदमी बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। अजनबियों की बातें अजीब लगना आम बात है पापा। हम्म तो हो जाए हाई फाई। अभय और उसका परिवार अपनी हंसी में बुरे सपने को पल भर में भूल गया, लेकिन अभय के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर नजर आने लगी थीं। मगर अपनी चिंता से ज्यादा अभी ध्यान उस स्टेशन पर देना था जहां उन्हें उतरना था। तुमाकुरु स्टेशन आते ही तीनों उतर गए। उस स्टेशन पर उतरने वाले वही 3 लोग थे। उनके उतरते ही ट्रेन आगे बढ़ गई। तीनों अभी स्टेशन से चलने ही वाले थे कि तभी आकृति की नजर स्टेशन के एक कोने में जल बुझ रही लाइट पर अटक गई, जहां लाइट बुझते ही उसे सफेद कपड़े पहने लड़की दिखाई दे रही थी। उसे देखते हुए आकृति को ट्रेन में मिलने वाले अजनबी काल की बात याद आ गई। वहां एक चुड़ैल भूत का साया आए दिन देखने को मिलता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। पापा,
पापा देखो उधर कोई है। कहाँ बेटा? उधर पापा देखिए ना, वो वही तो खड़ी है। आ, 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 चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, मेरे पास मत आओ पापा, मेरे पास मत आओ। आकृति सुनो, रुको आकृति। आकृति, आकृति क्या हुआ तुम्हें? रुको। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो मुझे। पापा, हे भगवान, आकृति हवा में, अभय, कहीं कहीं इसके पीछे स्टेशन का चुड़ैल भूत वाला साया तो नहीं? शीला की बात सुनकर अभय सख्ते में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। शीला को अपने सवाल से ज्यादा इंटरेस्ट अपनी बेटी में था, इसलिए अभय के जवाब से पहले ही वो वापस आकृति को बचाने दौड़ पड़ी। आकृति, आकृति। तभी वहां से एक और ट्रेन गुजरती है। उस ट्रेन के दरवाजे पर काल खड़ा है। अभय उसे जाता देखता है। काल मुस्कुरा उठता है। यह सब देखकर अभय की सांसें फूल जाती हैं। वो शीला के पीछे दौड़ता है। शीला, शीला रुको। कौन हो तुम और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज, तुम जो भी हो मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज, प्लीज छोड़ दो मेरी बेटी को। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं, तो सच बोल। कैसा सच? मेरा सच। आरती? चलो याद तो आई। अब सच बता वरना तेरी बेटी गई। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। अभय ये जो पूछ रही है इसे बता दो प्लीज, वरना हमारी बेटी, प्लीज बता दो अभय। आज से 25 साल पहले इसी स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पर एक कंपनी खुली थी। उसी कंपनी में आरती को बहुत अच्छी जॉब मिली थी। मुझे लगा अगर ये जॉब करने लगेगी तो मुझसे दूर हो जाएगी। आरती प्लीज सुनो तो, क्यों करनी है तुम्हें ये जॉब यार? मैं हूं ना काम करने के लिए। छोड़ दो इस जॉब को और वापस चलो मेरे साथ। अभय प्लीज, तुम चले जाओ यहाँ से। और ये जॉब मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करनी है, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हम सिर्फ दोस्त हैं। इसलिए प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो और ये शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो तू भी अपने मन की नहीं कर सकती। बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने आरती को एसिड डालकर मार दिया, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं पुलिस से बच गया और एक दिन में ये शहर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गया। लेकिन ये जगह मुझे फिर वही खींच लाई। मुझे माफ कर दो आरती, मुझे माफ कर दो। माफ किया? तुमने तो इसे माफ कर दिया आरती, लेकिन हम इन्हें माफ नहीं कर सकते। चलो बेटा। शीला, आकृति प्लीज मेरी बात तो सुनो। शीला। लेकिन शीला और आकृति अभय की बात नहीं सुनते। तभी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आती है। जो काल अभय की बोगी में था, जो एक दूसरी ट्रेन के दरवाजे पर भी था, वही काल इस ट्रेन के इंजन में इंजन ड्राइवर के बाजू में खड़ा था। अभय ने अपनी ओर आती ट्रेन की ओर देखा और अपनी गिल्ट से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया और काल की ट्रेन उसे साथ ले गई। मुझे माफ कर देना प्लीज। इंसान चाहे जो कर ले, बुरे काम का नतीजा एक न एक दिन उसे भुगतना ही पड़ता है।
अगर आपको लगता है कि आप चोरी छुपे गलत काम करके बच जाएंगे तो आप गलत सोचते हैं। काल हमेशा से हमारे साथ चलता है। भाईजान, दुश्मन वहां उस पहाड़ी के पास है। चलिए इन हथियारों का सारा लोहा दुश्मनों के जिस्म में उतार कर उन्हें जहन्नुम की सैर करवा देते हैं। ये आवाज तुमने निकाली? नहीं भाईजान, हमने तो कोई आवाज नहीं निकाली। कौन है? कौन है? सामने आओ, सामने आओ, नहीं तो गोली चला दूंगा। हेलो माँ, प्रणाम। अरे आपकी उम्र बहुत लंबी है माँ, मैं आपको ही याद कर रहा था। जी हाँ, मुझे अगले महीने छुट्टी मिल जाएगी, मैं घर आऊंगा। हाँ माँ, पक्का आऊंगा। रखता हूँ, बेस कैंप जा रहा हूँ माँ, आपको रात में कॉल करता हूँ। प्रणाम। ओए, भारत माँ के बच्चे, छुपता कहाँ है? बाहर निकल, बाहर। हमने तो सुना था भारत माँ के फौजी बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन तू तो डरपोक निकला, जो चूहे के जैसे बिल में छुपा है। बिल में हम लोग नहीं, तुम लोग छुपते हो, इसलिए छुपकर पीछे से वार करते हो। अगर बहादुर होते तो सामने से वार करते। ऐसा है तो एक बार बाहर आ जा, फिर हम सामने से ही वार करेंगे। लगता है फौजी डर गया। मैं हिंदुस्तानी शेर हूं, और शेर तुम जैसे गीदड़ों से नहीं डरता। अगर बाहर आ गया तो तुम लोगों को ढेर कर देगा। अबे फौजी, बाहर आ तो सही, देखते हैं फिर कौन किसको ढेर करता है। और ये भाषण देना बंद कर, तू अकेला है और हम तीन, तेरी मौत पक्की है। अगर बचना चाहता है तो अपनी जान की भीख मांग हमसे। चूजे की औलादों, हम भारत माँ के फौजी हैं। तुम जैसे आतंकवादी 3 हो या 300, हम किसी से नहीं डरते। बहुत बरसाली गोलियां, अब इंडियन आर्मी की बारी है। आप कौन? और यहाँ क्या कर रहे हैं?
बेटा, मेरा नाम मकसूद है। ये मेरा ही घर है। झूठ। ये घर तो कब से खाली पड़ा है और यहाँ कोई नहीं रहता। आपने सही कहा बेटा, ये घर कई सालों से खाली पड़ा था क्योंकि हम घर छोड़कर जा चुके थे, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अपनी आईडी दिखाइए। नहीं, आगे मत बढ़ना। बेटा, आपकी हालत बहुत खराब है, आपको इलाज की जरूरत है। मैं ठीक हूँ। गोली लगने से आपका खून बहुत बह रहा है और ऐसे में इलाज नहीं किया गया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है बच्चे। रुक जाओ, इसे गोली लगी है, इसे मत मारो। चुप कर बुड्ढे, तेरे जैसे लोगों की वजह से हम कश्मीर को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कौम का नाम बदनाम करने वाले, तेरा नाम क्या है? मकसूद। अब चुपचाप यहीं बैठा रहे, वरना फौजी से पहले तू जान से जाएगा। और फौजी, सुना है हिंदुस्तानी सेना हम लोगों का खात्मा करने की तैयारी में है। बता, तुम्हारा प्लान क्या है? क्यों? मरने से डर लग रहा है, इसलिए प्लान जानना चाहता है? मरने का डर हमें नहीं, तुझे होगा फौजी। अब जल्दी से बोल, तुम्हारा प्लान क्या है? नहीं तो तुम्हारे शरीर में छेद ही छेद कर देंगे। मारना है तो मार दो, लेकिन मैं कुछ नहीं बताने वाला तुम्हें। देश के साथ गद्दारी करना तुम्हारे देश में होता होगा, हमारे देश की आर्मी में नहीं। तू जो चाहे बोल ले फौजी, बताना तो तुझे पड़ेगा। चाहे तू इसे गद्दारी बोल या अपनी जान की कीमत। बता, क्या प्लान है तुम्हारा? कहा ना, मरूंगा तो मर जाऊंगा, मगर देश से गद्दारी नहीं करूंगा। तू ऐसे नहीं तो ऐसे मानेगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे। अब भी जवाब वही है, मरता हूं तो मर जाऊंगा, लेकिन देश से गद्दारी नहीं करूंगा। क्यों जिद कर रहे हो बेटा? बता दो इन्हें, नहीं तो ये लोग तुम्हें सच में मार डालेंगे। अगर मरने से डरता बाबा, तो देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी कभी नहीं उठाता। जब तक जीऊंगा, देश के लिए जीऊंगा। वाह बेटा वाह, हमें गर्व है उस माँ पर जिसने तुझ जैसे बेटे को पैदा किया है। अबे ओ कौम के दुश्मन बुड्ढे, बंद कर हिंदुस्तानी फौजी की तारीफ करना, और ये आखिरी चेतावनी है। मेरा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही आर्मी ऑफिसर था, रिजवान शेख। देश के लिए उसने अकेले 10 आतंकवादियों को मारा था, लेकिन एक दिन एक आतंकी ग्रुप ने उसकी हत्या कर दी। मतलब तू हमारे दुश्मन का बाप है? दुश्मन हम नहीं, तुम हो, जो हमारे देश हिंदुस्तान को खत्म करने का सपना देखते हो। लेकिन जब तक हम जैसे देशभक्त इस जमीन पर हैं, तुम जैसे लोग हिंदुस्तान की शांति कभी भंग नहीं कर पाओगे। लगता है बुढ़ा पागल है। पागल मैं नहीं, तुम हो, जो चंद रुपयों की खातिर मासूम बेगुनाह निहत्थे लोगों को मारने के लिए हथियार उठा लेते हो। मजहब के नाम पर लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें आतंक के रास्ते पर ढकेलकर इस्लाम को बदनाम करते हो। इंसान से इंसानों की हत्या करवा के खुदा के नेक इरादों की हत्या करते हो। लेकिन अब
मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तू रोकेगा हमें? हाँ, तू मरने के लिए तैयार हो जा बुड्ढे। जो पहले से ही मरा हुआ हो उसे तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं मार सकता। देश का ख्याल रखना। जय हिंद सर। जी सर, पता चला है कि रघु होटल में खाना खाने गए लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है। जी सर। सर मैं अभी वहीं के लिए निकल रहा हूँ। ओके सर, जय हिंद सर। सर आप लोग यहाँ? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? अरे सर ऐसा नहीं है, ये आप ही का तो होटल है और आपके आने से तो हमारे होटल की रौनक बढ़ गई है। पता चला है कि तुम्हारे होटल में खाना खाने आए लोग गायब हो रहे हैं। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे होटल का खाना सबसे सस्ता और स्वादिष्ट होता है, इसलिए आसपास के होटल वालों की बिक्री बंद हो गई है, तो उन्हीं लोगों ने अफवाह उड़ा दी है। जी सर, यहाँ ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा जिससे ये पता चले कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर, मैं इस पर नजर रखूंगा सर। जय हिंद सर। सुबह से शाम हो गई, आज एक भी ग्राहक नहीं आया है। जी बॉस। रघु, ये क्या चल रहा है? एक हफ्ता हो गया और अभी तक एक ग्राहक नहीं आया। बॉस, लोग डर गए हैं और पुलिस का भी आना हो गया, तो गांव के लोगों ने आना बंद कर दिया है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना रघु। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे काम का नुकसान होगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बॉस आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। यही अच्छा होगा, तुम्हारे लिए और हमारे काम के लिए भी। अब से 50 रुपए में नहीं बल्कि 20 रुपए में भरपेट भोजन कीजिए, सस्ता भी स्वादिष्ट भी। आइए आइए, 20 रुपए में भरपेट भोजन कीजिए। चलिए भाई साहब, खाना खा लीजिए, कुछ चाय पानी कर लीजिए, ज्यादा नहीं, बस 20 रुपए में। अरे नहीं भाई, तुम्हारे खाने के चक्कर में मुझे कुछ हो गया तो? नहीं भाई, मुझे माफ करो, मुझे नहीं खाना तुम्हारे होटल का खाना। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आइए तो सही, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है। अरे भाई, भूख नहीं है मुझे, जाने दो। भूख नहीं है तो क्या हुआ, चलकर एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी पी लीजिए। भैया मेरा नाम भोला है, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कहीं कुछ खाने को मिल जाए तो मैं अपनी भूख मिटा लूं। अरे आप सही जगह आए हैं, हमारे होटल का खाना सबसे सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी। पर भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आखिर जरूरत पड़ने पर इंसान ही इंसान के काम ना आए तो वो इंसान ही कैसा। भैया आप बड़े दयालु हैं। अरे ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, यहीं पास में मेरा होटल है, वहाँ का खाना खाकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। अरे इधर उधर क्या देख रहा है, चल तू भी खड़ा हो जा और काम पर लग जा। ये सब क्या है? मुझे यहाँ क्यों बांध कर रखा है?
तुम यहाँ पर हमारे लिए काम करोगे ताकि हमें और सोना मिल सके। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना बेमौत मार दिए जाओगे। वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरे सर, आप, अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। अरे नहीं, खाना खाने आया हूँ तुम्हारे होटल का। सर, होटल तो बंद हो चुका है, फिर भी देखता हूँ कुछ हो आपके लिए तो। सर, ये दाल रोटी ही बची है, आप इसी से काम चलाइए। ये आवाज कैसी है? सर, वो होटल का इंटीरियर ठीक करा रहा हूँ। अगर तू काम करने से मना करेगा तो तेरा हाल इससे भी बुरा होगा। क्यों जिद कर रहा है? यही तेरी नियति है। अच्छा, तो ये काम हो रहा है होटल की आड़ में, हाँ? तुम यहाँ कैसे आए? जहाँ मुजरिम होते हैं वहाँ हम जैसे पुलिस ऑफिसर पहुँच ही जाते हैं। खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर मासूम लोगों को यहाँ लाते हो गैर कानूनी काम करवाने के लिए। अब तू हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुका है, तो अब तुझे मरना पड़ेगा। नहीं रघु, इसे भी काम पर लगाओ ताकि इसे देखकर बाकी लोग भी समझ जाएं कि यहाँ मेरे काम को कोई मना नहीं कर सकता है। ये वर्दी लोगों की हिफाजत के लिए पहनी है, तेरी गुलामी करने के लिए नहीं। छोड़ दो उसे, वरना तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। रघु, पहले इस इंस्पेक्टर को ठिकाने लगा, उसके बाद इस कमीने को। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। मैं आज से सारे गलत काम छोड़ दूंगा और इन लोगों को भी आजाद कर दूंगा। छोड़ दो मुझे। मरना तो तुझे होगा, क्योंकि मैं तुझे मारने ही आया हूँ। रुक जाओ, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर इसे छोड़ दीजिए। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। इस माल्या ने इसी कानून की धज्जियां उड़ाई थी आज से 3 साल पहले। मैं इसी भीमापुर गांव का थाना इंचार्ज था, इंस्पेक्टर भोला सिंह। एक दिन इन लोगों ने खाने में नींद की गोली मिलाकर मुझे और मेरे साथियों को थाने में जिंदा जलाकर मार दिया था, क्योंकि मेरे पास इस माल्या के खिलाफ सबूत था। आप एक पुलिस वाले होकर कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कभी कभी इन जैसे मुजरिमों को सजा देने के लिए कानून के दायरे से हटकर कानून को हाथ में लेना ही पड़ता है। डरो मत, अब तुम सब आजाद हो। रोहित, मुझे नींद आ रही है, तुम प्लीज लाइट ऑफ करोगे? शालू, बस 5 मिनट में ये बुक पढ़कर हो जाएगी, फिर करता हूँ ना। सिर्फ 5 मिनट।
रोहित, तुम्हारे 5 मिनट चलते हुए 15 मिनट तक पहुंच गए हैं। बस 1 मिनट और यार। अब 1 सेकंड भी नहीं। मैं बाथरूम जा रही हूँ। वापस आने तक मुझे लाइट ऑफ चाहिए, वरना मैं घर के सारे बल्ब फोड़ दूंगी और तुम्हारी इस किताब को भी आग लगा दूंगी। समझ गए तुम? बिजली वाले प्लीज लाइट मत काटना, सिर्फ आखिरी की 5 लाइनें बची हैं। ओह गॉड, बिजली काट ही दी सालों ने। कौन है? देखो, अगर तुम चोर हो तो भाग जाओ यहां से। मेरे हाथ लग गए ना तो जान से मार दूंगा। कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? शालू, तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया है? मैंने तुमसे कितनी बार लाइट ऑफ करने के लिए कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, मौत की सजा। शालू, क्या हुआ? मैंने मार दिया। तुमने किसे मार दिया? मैंने रोहित को मार दिया रोहित को। ये तुम क्या कह रही हो शालू? मैं तुम्हारे सामने हूँ। शालू, होश में आओ, होश में आओ। अरे मैं जिंदा हूँ। तुम जिंदा हो रोहित? मतलब मैंने तुम्हें नहीं मारा? लगता है तुमने फिर से कोई बुरा सपना देख लिया है। ये लो तुम पानी पियो। बहुत ही बुरा और भयानक सपना था। मैंने देखा मैं सर से पैर तक खून में लथपथ हूँ। मेरे बाल और नाखून चुड़ैलों के जैसे लंबे हैं और हाथ में चाकू, जिससे मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि तुमने लाइट बंद नहीं की थी। तुम हंस क्यों रहे हो? अगर तुम भूत बन गई थी और तुम्हारे लंबे लंबे नाखून थे तो चाकू लेकर आने की क्या जरूरत थी भाई? तुम मुझे अपने प्यारे प्यारे लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से ही मार देती। इधर मैं सपना देखकर डरी हुई हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे नाराज क्यों होती हो? मुझे तो तुमने उसी दिन मार डाला था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। अब ज्यादा हीरो मत बनो, चुपचाप लाइट ऑफ करो और सो जाओ। गुड नाइट। तुमने सोने से पहले दवाई ली थी? नहीं, दवाई आज सुबह ही खत्म हो गई। अरे तो खत्म हो गई थी तो मार्केट से ले आती ना, या फिर मुझे कॉल कर दिया होता, मैं ऑफिस से आते वक्त ले आता। कल साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही है, तभी ले लूंगी। ओके, गुड नाइट। हेलो डॉक्टर। हाँ, शालू, तुम्हारे शरीर पर ये खून कैसा? ये इंसानी खून है। मैं इंसानों को मारकर उसके खून से नहा कर आ रही हूँ। हाँ? अब मुझे तुम्हारे खून से नहाना है डॉक्टर। ये तुम क्या कह रही हो? रुक जाओ, मेरी तरफ मत बढ़ना। मुझे तुम्हारे खून से नहाना है। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी दवाई खाकर मैं इंसान से भूत बन गई। तुमने मुझे भूत बना दिया। हाँ? शालू, क्या हुआ तुम्हें? Are you okay? डॉक्टर, आप ठीक है? आपको कुछ हुआ तो नहीं?
तुमने फिर से बुरा सपना देखा? देखो शालू, अगर तुम दवाई टाइम पर नहीं लोगी तो बुरे सपने तुम्हें आते रहेंगे। अगर तुम्हारी ये बुरे सपने देखने वाली बीमारी आगे बढ़ी तो तुम साइको किलर भी बन सकती हो। ये पता है ना तुम्हें? गुड। अब 6 महीने तक बिना एक भी दिन मिस किए तुम्हें अपनी दवाई टाइम पर लेनी है। लोगी ना? जी जी डॉक्टर। मैं एक और दवाई लिख रही हूँ, इसे तुम रोज रात को खाने के बाद लेना। हाँ रोहित। डॉक्टर से मुलाकात हुई? हाँ हो गई। उन्होंने कहा कि 6 महीने तक बिना गैप किए टाइम से दवाई खानी है। साथ में एक और दवाई लिखी है। वो कब लेनी है? रोज रात को खाना खाने के बाद। तो दवाई ली कि नहीं? ले ली। चलो ओके, आज जल्दी निकलता हूँ। बाय। बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपना मोबाइल क्यों तोड़ रही हैं? लाल चौक, गली नंबर 1। लगता है पागल औरत है। हाँ इंस्पेक्टर, ये मेरी ही बीवी है। बीमार थी, बीमारी से मुक्ति मिल गई आज इसे।